नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूँ, जो कि प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ऐसे प्रश्न दोस्तों CG व्यापम और CGPSC के द्वारा लगातार पूछे गए हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक जब बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जितने भी नए दोस्त पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो है वो प्राप्त होता रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए, तो वहां से आप जुड़कर इस वीडियो का PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भोपाल त्रासदी कब घटी? तो भोपाल गैस कांड है दोस्तों, वो कब हुआ था? 1984 में, 1977 में, 2007 में, या फिर 1994 में? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1984 में जो मध्य प्रदेश राज्य भोपाल, वहाँ पर 3 दिसंबर है ना, 3 दिसंबर 1984 को क्या होता है, गैस में उसमें रिसाव हुआ था, जो कि क्या था, बहुत ही जहरीले गैस था, मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, उसका रिसाव हुआ था, जिससे क्या होता, वहां पर है 15,000 से भी ज्यादा लोगों का क्या हो गया था उसके 15,000 से भी अधिक लोग हैं, उनके जाने हैं वो चले गए थे। साथ में जो कई अनेक तरीके से जो शारीरिक रूप से वहां पर अपंगता है वो वहां पर हो गया था, जिसका आज भी उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1984 की भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनामेट, और इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट है, उसके जो भोपाल में है उसमें 1984 में क्या हुआ था, दुर्घटना थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट है उसका रिसाव हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन का संबंध है किससे संबंधित है? वन उत्पाद से, वन संरक्षण से, वन विनाश, वन्य जीव संरक्षण? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, वन संरक्षण से संबंधित है। क्योंकि जो चिपको आंदोलन की शुरुआत है 1973 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर 1973 में चिपको आंदोलन उनका शुरुआत हुआ, और यहाँ पर जो तत्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश है ना, तत्कालिक उस टाइम में जब यहाँ पर हुआ था 1973, तब ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता था। साथ में वर्तमान में अभी ये उत्तराखंड का हिस्सा है ना, यहाँ पर उत्तराखंड है उनका हिस्सा बन गया है। जो चमोली जिला है, वहाँ पर एक चमोली जिला है, चमोली जिला है, उसमें गोपेश्वर नामक स्थान से हुआ था, जिसका प्रणेता क्या था, चंडी प्रसाद भट्ट, और उनके जो सहयोगी साथी थे सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। तो ये किससे संबंधित था दोस्तों? वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से, भूकंप से, बाढ़ से, अम्लीय वर्षा से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो चेरनोबिल दुर्घटना है दोस्तों, वो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर परमाणु दुर्घटना हुआ था, जो कि कब हुआ था, 26 अप्रैल 1986 है ना, ये तारीख है उसको ध्यान में रखिएगा। 26 अप्रैल 1986 को नाभिकीय दुर्घटना हुआ था, कहाँ पर? तो यूक्रेन पर है ना, ये यूक्रेन है, वहां पर ये है वो इस घटना नाभिकीय दुर्घटना हुआ था, जो जिससे संबंधित है चेरनोबिल है ना, यहाँ पर परमाणु संयंत्र था यूक्रेन में, वहां पर है ये घटना है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन का, नर्मदा बचाओ आंदोलन का, चिपको आंदोलन का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर यहाँ पर जो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है दोस्तों, वो कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है दोस्तों, यह चिपको आंदोलन से आपका संबंधित है। यह बात जो नारा है वो चिपको आंदोलन में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था?
जल प्रदूषण के विरुद्ध, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध, वन कटाई के विरुद्ध, या फिर सांस्कृतिक प्रदूषण के विरुद्ध। तो उत्तराखंड में है दोस्तों जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किसके वजह से होता है, किस चीज को रोकने के लिए होता है, तो यहाँ पर आपका वन कटाई के लिए जो चिपको आंदोलन है वो हुआ था। यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट जी है और जो सुंदरलाल बहुगुणा जी है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, ये इनके प्रणेता थे चिपको आंदोलन के। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एपिको आंदोलन, पी हेगड़े चिपको आंदोलन, एस एल बहुगुणा नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर और शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। तो यहाँ पर दोस्तों जो सुमेलित नहीं है उसमें आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शांति घाटी आंदोलन है वो बाबा आमटे के द्वारा नहीं दिया गया था। बाबा आमटे जो मुरलीधर देवदास आमटे के रूप से जाने थे, ये वन्य जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ये दोनों से जुड़े थे, ये दोनों से है ना, आपका वन्य जीव आप है ना, वन्य जीव संरक्षण और नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे ये यहाँ पर बाबा आमटे जी, ना कि शांति घाटी आंदोलन के। शांति घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर जो सलीम अली है ना, डॉक्टर सलीम अली, उनके द्वारा किया गया था, उनका नाम चर्चित है क्योंकि शांति घाटी यहाँ पे पर जो चिड़ियों के लिए है ना वो चीज था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन या फिर जनसंख्या आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व है मेधा पाटेकर जी, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाबा आमटे किसके नेता थे। टिहरी बांध आंदोलन के, चिपको आंदोलन के, नर्मदा बचाओ आंदोलन के, या फिर अपिको आंदोलन के। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता है वो बाबा आमटे साहब जी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का यहाँ पर। तो 10वां नंबर का प्रश्न बोलता है, भारतवर्ष का ग्रीन एवेंजर किसे कहा जाता है। बाबा आमटे, के सी मेहता, बी पी लाल, एम सी मेहता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। एम सी मेहता जी है, उनको महेश चंद्र मेहता जी है ना, जिसका पूरा नाम क्या है, महेश चंद्र मेहता, ये पेशे से वकील थे और जो पर्यावरण के हित में क्या थे, रुचि रखने वाले व्यक्तित्व थे। और इनके द्वारा जो भारत का है ना, जो महेश चंद्र मेहता जी, उनको भारत का ग्रीन एवेंजर के रूप में जाना जाता था, फिर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1997 है, 1997 में इनके द्वारा क्या गया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिए कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन व्यक्ति पर्यावरण सुधार कार्यों से संबंधित नहीं है। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, विष्णु नार्लिकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। विष्णु नार्लिकर जी है वो है, इससे पर्यावरण सुधार से संबंधित नहीं, क्योंकि जो जयंत विष्णु नार्लिकर जी है वो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। और पर्यावरण सुधार में यहाँ पर पंडित चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और मेधा पाटकर जी है ये संबंधित, लेकिन विष्णु नार्लिकर जी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चेरनोबिल विनाश यूक्रेन में किस वर्ष हुआ था। 1986 में, 1985, 1982, 1978, या फिर 1956 में। तो यहाँ पर दोस्तों जो परमाणु संयंत्र है उसमें दुर्घटना होता है, परमाणु दुर्घटना होता है, वो 1986 में हुआ था, चेरनोबिल है वहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति लब्ध व्यक्तित्व थे। यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली को किसके वजह से जाना जाता है दोस्तों, हाथी विशेषज्ञ के रूप में, बाघ विशेषज्ञ के रूप में, या फिर पक्षी विशेषज्ञ के रूप में, या फिर वन्य प्राणी विशेषज्ञ के रूप में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता था, क्योंकि जो सलीम अली जी है भारतीय पक्षी विज्ञान और प्रकृति वर्णवादी थे। इनके द्वारा भारत के बर्ड मैन के रूप में जाना जाता है, इनको भारत का बर्ड मैन के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, 12 नवंबर 1896 में हुआ था, है ना, 1896 है उसमें हुआ था इनका जो जन्म है वो, इनका हुआ जन्म है वो 1896 में हुआ था, 12 नवंबर 1896 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
इनमें से किसे पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, बी वेंकटेश्वरल्लू या फिर सलीम अली। तो यहाँ पर जल पुरुष के नाम में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जगह, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, क्योंकि जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजेंद्र सिंह थे। साथ में इनका जो जन्म है वो 1959 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में व्यक्ति थे, है ना। और यहाँ पर ये जो जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, जिसकी वजह से इसको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय संसद ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पास किया था? 1974 में, 1986 में, 1996 में या फिर 1976 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1986 में भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है उसको पास किया गया था। इसमें कुल जो 4 अध्याय और 26 धाराएं थी दोस्तों। इसमें जो 4 अध्याय है ना, 4 अध्याय और आपका जो 26 धाराएं है वो इसमें जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है उसमें निहित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं एवं जीवन को बनाए रखने वाले ये तंत्रों को बनाए रखना, जैव विविधता का संरक्षण, प्रजातियों के सतत उपयोग एवं वन्य जीव की सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसमें आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1972, वन्य जीव अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1986 और मोटर वाहन एक्ट 1988। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा आपका, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वो आपका आ जाएगा 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम है वो आया था 1980 में, और मोटर वाहन एक्ट है वो 1988 में आया था। आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना की थी? 1984 में, 1948 में, 1964 में या फिर 2004 में? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1984 में, क्योंकि जो जल संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण योजना है दोस्तों तो इसके तहत क्या था 1984 में, है ना। 1984 में भारत सरकार के जो केंद्रीय जल आयोग ने क्या था, सिंचाई अनुसंधान और प्रबंधन संगठन का किया गया था स्थापना है वो किया था। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो क्या था, सिंचाई प्रणालियों में सुधार करना था। जो सिंचाई प्रणाली है उसमें सुधार करने की आवश्यकता को देखते हुए यहाँ पर इसका गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था, किस तारीख को लागू हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 19/11/1986 को यहाँ पर है ये लागू हुआ था। 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है? मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में या फिर अक्टूबर 2008 में? तो यहाँ पर जैव विविधता अधिनियम है दोस्तों उसको दिसंबर 2002 में इसको लाया गया था, इसको पारित किया गया था, क्योंकि जो जैव विविधता की रक्षा करने के लिए और उसके विभिन्न जो अंश है उसको टिकाऊ उपयोग हेतु यहाँ पर 2002 में इस अधिनियम को लाया गया था, जिसमें जो 12 अध्याय है और इसमें 65 धाराएं इसमें निहित है। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2010 में जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया भी था, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वन अधिनियम 1878 के अनुसार कौन सा वन सबसे अच्छा कहलाता है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्रामीण वन या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर सबसे अच्छा वन कौन कहलाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल हो जाएगा, आरक्षित वन। यहाँ पर क्योंकि जो
1878 उसमें भारतीय वन अधिनियम है उसको लाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से क्या गया था, ब्रिटिश शासन से सभी बंजर भूमि की संप्रभुता क्या करते गए थे, समाप्त कर दिया गया था, जिसमें जो परिभाषा में वन को शामिल कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, वन अधिनियम जो कि पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करता है, वो क्या करते हैं, वन अधिनियम 1976, वन अधिनियम 1978, वन अधिनियम 1986, फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही जगह, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है। इसके तहत यहाँ पर क्या किया गया था, पर्यावरण को स्थायी और संतुलन बनाए रखने में मदद किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो 33% भाग है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा जो भारत है ना, भारत देश है, वहाँ पर 21% अभी क्या है वर्तमान में वन आच्छादित क्षेत्र है, जबकि एक संतुलित करने के लिए 33% भूभाग पर वनों का जो जंगल है वो रहना जरूरी है। लेकिन वर्तमान में जो भारत है उसमें 21% आबादी में ही क्या है, आपका जो वन है वो वन और वन्य जीव है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की है दोस्तों आपका, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब, 1981 में, 1986 में, 1995 में या फिर 2000 में। तो यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है दोस्तों 1986 में पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, 1968 में, 1970 में, 1972 में, 1992 में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1992 में जो हाथी है, हाथी परियोजना है उसको शुरुआत किए गए थे, क्योंकि जो हाथियों की संख्या में क्या था, भारी गिरावट आ जाने के कारण से जो केंद्र सरकार है वो क्या कर रहा था, 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिला से, है ना, यहाँ पर सिंहभूम जिला है, सिंहभूम जिला है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की क्या है शुरुआत है वो किया गया था, जो कि देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल को रखा गया है और कोतुर में स्थापित किया गया है। तो इन दोनों चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1970 में, 1973 में, 1981 में, 1984 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर 7 अप्रैल 1973 में जो बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया, साथ में जो पहला टाइगर रिजर्व है उसको जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में स्थित है उसको घोषित किया गया था। वर्तमान में अभी जो दोस्तों यहाँ पर जो 50 टाइगर रिजर्व अब राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, उसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसको प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में घोषित किया गया था, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, और है ना, यहाँ पर कब किया गया था, तो 7 अप्रैल 1973 में यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में घोषित किया गया था। वर्तमान में यहाँ पर 50 जो टाइगर रिजर्व है वो अवस्थित है भारत में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संसद द्वारा भारतीय जैव विविधता एक्ट किस वर्ष पास हुआ, 1998, 1992, 2000, 2002 या फिर 2004। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 2002 में भारतीय जैव विविधता एक्ट है उसको पास किया गया था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो इसमें कुल कितना अध्याय है, 12 अध्याय थे, है ना, ये इस अधिनियम के तहत इसमें 12 अध्याय दिए गए हैं और इसमें 65 धाराएं है उसको दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1978 में, 1979 में, 1980 में या फिर 1981 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1980 में भारत सरकार ने वनों के संरक्षण और वनों के विकास के लिए क्या गया था, वन संरक्षण अधिनियम है उसको लाया था। इस अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, वो वनों का विकास और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था, है ना, जो अनुपयोग किया जाता था यहाँ पर जैसे काट देते हैं और उसका विकास करते तो उसको अनुपयोग उनको सबको बंद कराकर यहाँ पर इसके वन को संरक्षित रखने के लिए 1980 में इस प्रावधान को है वो लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाटर
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था? कब किया गया था? 1973 में, 1975 में, 1974 में या फिर 1979 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1974 में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन है, तो इस एक्ट को लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए निम्नलिखित स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय गंगा कमीशन, स्वच्छ गंगा प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, स्वच्छ निर्मल गंगा नदी का राष्ट्रीय मिशन या फिर गंगा सेवा मिशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही जगह। राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण है वो 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन की खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश द्वारा, कॉल विलियम द्वारा, जोसेफ प्रेस्टले द्वारा, पियरे जेन्सन द्वारा, फिर नॉर्मन लॉकयार्ड द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो हाइड्रोजन है उसका खोज है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड के द्वारा, नील्स बोर द्वारा, जे थॉमसन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार है दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा है आविष्कार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो परमाणुवीय नाभिक है, उनका है मुख्य अवयव होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स या फिर न्यूक्लियस? तो यहाँ पर जो धनावेशित हिस्सा है दोस्तों वो कहलाता है आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूक्लियस है वो कहलाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बीच में रहता है और यहाँ पर जो परमाणु है वो अणु के रूप में न्यूटन वो कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन? तो आवेश रहित कण है दोस्तों वो कौन होता है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन है एक प्रकार से आवेश रहित कण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? आप बहु सिद्धांत द्वारा, हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा या फिर पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा? तो यहाँ पर जो कक्षकों का भरने का क्रम है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप बाहु सिद्धांत के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटॉन? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटॉन है वो अणु का क्या है, भाग नहीं होता, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक अणु के अंदर है वो निहित रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6, 8? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, इनका जो भार हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित हो जाता है? तो कोई भी वस्तु है दोस्तों अगर लोहा है उसमें जंग लगता है तो उसका भार है वो बढ़ जाता है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है? लेड, निकिल, पारा या फिर टिन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पारा एक ऐसा धातु है क्या होता है जो सामान्य अवस्था में है ना, रूम का टेम्परेचर में क्या होता है, ये द्रव्य अवस्था में रहता है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।